देखिए, लोग इलेक्शंस में क्या होने वाला है उसकी हफ्तों से चिंता कर रहे थे, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, तेजस्वी जी ने ऑलरेडी एक्सीडेंटली स्पॉइलर दे दिया था। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। अभी तक जिस तरह से चीजें चल रही हैं, इससे साफ दिख रहा है कि एनडीए को एक बड़ी जीत हासिल होते हुए आपको देखने को मिलेगी। और ये पहला नतीजा बीजेपी के पक्ष में ही आया है, तो एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई है। ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी। मानना पड़ेगा लालू जी के बारे में है, गवर्नेंस ऐसी करो कि 20 साल से पावर के बाहर हो, उसके बाद भी इतनी एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। और बताइए, रिजल्ट आया 14 नवंबर को, जो कि हम सब जानते हैं नेहरू जी का बर्थडे है। नेहरू जी के बर्थडे पे देखिए कांग्रेस ने ऐसा तोहफा दिया है उनको। एंड एज यू ऑल नो, ये रिजल्ट इसलिए आया है क्योंकि बिहार में इतनी शिद्दत से बीजेपी के स्टार कैंपेनर काम कर रहे थे। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। इतना अच्छा काम किया है उन्होंने कि उनके एक्स गठबंधन वाले ही उनको रोस्ट कर रहे हैं ऐसे। राष्ट्रीय राजनीति में 3 फैक्टर हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। एक है हिंदुत्व, दूसरा है राष्ट्रवाद और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी। एक और है, क्या? राहुल गांधी। तो आइए राहुल जी का लाइव रिएक्शन भी देख लेते हैं। मीनवाइल प्रशांत किशोर, जिनके बारे में इतना हल्ला मचा था कि इन्होंने बदलाव की लहर ला दी है बिहार में, वो आर्यभट्ट की तरह जीरो की खोज करने निकल चुके हैं। और भाई, राहुल जी अकेले नहीं थे, राहुल जी के साथ उतनी ही मेहनत बीजेपी को जिताने के लिए तेजस्वी यादव भी कर रहे थे। स्टीव जॉब्स कितने पढ़े लिखे हैं, मार्क जुकरबर्ग कितने पढ़े लिखे हैं, काम किया ना, साम्राज्य बनाया ना। तो आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार में एनडीए की इतनी बड़ी लैंडस्लाइड की जीत कैसे हुई, और इससे रिलेटेड जो हमारे सबसे बड़े मेल्टडाउन है उसको भी हम साथ में एंजॉय करेंगे। तो बहुत ही जरूरी है कि इतना न्यूक्लियर मेल्टडाउन होने वाला है तो न्यूक्लियर ग्रेड प्रोटेक्शन जरूर पहने। हमारे पास प्रोटेक्शन है, होपफुली आपके पास भी हो। लेट अस बिगिन। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, एनडीए अलायंस ने बिहार के इलेक्शन में काफी कंफर्टेबली लैंडस्लाइड विक्ट्री रजिस्टर की है, और इस बार के इलेक्शन में खासकर बीजेपी ने इंडिविजुअली भी पिछले इलेक्शन से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जेडीयू ने भी काफी इंप्रूव किया है, लेकिन बीजेपी को 90 सीटें मिली हैं, जो कि जेडीयू से भी बेहतर परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट 2020 में बिहार में बीजेपी ने 74 सीट जीती थी 19% वोट शेयर के साथ। इस बार उन्होंने 90 सीटें जीती हैं 23% वोट शेयर के साथ। इनफैक्ट सबसे सरप्राइजिंग बात आपको जानकर ये लगेगी कि चिराग पासवान की जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसको ऑलमोस्ट आरजेडी जितनी सीटें आई हैं। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम इसको थोड़ी देर में बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लगता है लोगों के लिए चॉइस बिल्कुल क्लियर थी इस इलेक्शन में। एक तरफ था डेवलपमेंट, ग्रोथ, लॉ एंड ऑर्डर और जाति के कड़वेपन से आगे बढ़ने की कोशिश एज अ सोसाइटी। दूसरी तरफ था गुंडा राज, मैसिव करप्शन, कास्ट की लड़ाई और परपेचुअल गरीबी। और पब्लिक ने अपना वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियरली रखा है। अब राहुल गांधी जी के वोट चोरी के कैंपेन की तरह उनका बिहार का कैंपेन भी ऐसा निकला। तो पूरा देश सकते में था कि अब कौन सा बॉम्ब राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं, लेकिन ये तो ऐसा बॉम्ब था कि जिसमें कोई आवाज ही नहीं थी। फुसा बॉम्ब था, फुस बॉम्ब था, इसमें कुछ नहीं था। एक्चुअली मैं फडणवीस जी से डिसएग्री करता हूं, क्योंकि बॉम्ब फटा, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी पे फटा। कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जितने हृतिक के हाथ में उंगलियां हैं, उतनी ही सीटें कांग्रेस की आई है बिहार में। बताइए। एंड ऑब्वियसली बीजेपी के सबसे बड़े जो स्टार कैंपेनर है, मोदी जी से भी बड़े, ही स्ट्रक अगेन। ब्रदर इतने प्रोलिफिक हैं, इतने महान हैं कि हार की सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं। और ऑनेस्टली शाम शर्मा शो की तरफ से मैं राहुल गांधी जी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं। होपफुली राहुल गांधी आने वाले सालों में डबल सेंचुरी भी कंप्लीट करें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक आया है कि जहां जहां राहुल गांधी जी ने कैंपेन किया है, वहां वहां बीजेपी एक बड़े मार्जिन से जीती है। आरजेडी भी ये रिजल्ट देख के राहुल गांधी को ऐसे देख रही होगी। देखिए लालू राहुल गांधी को क्या बोल रहा है। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। बेचारा तेजस्वी भी परेशान है राहुल गांधी से। तब से तेरा दुबला देखा, तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और क्या बोला राहुल गांधी जी ने इलेक्शन के बाद? आपने मारा उसको? मारा नहीं, मतलब मार नहीं पाया। उसने आपको मारा? यस। और पब्लिक का जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि क्यों राहुल गांधी इतनी बुरी तरह से फेल हुए बिहार में। कौवा जो है ना, में मोर का पंख लगा लेगा तो वो मोर नहीं बन पाएगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग मेल्टडाउन हुआ है उन इन्फ्लुएंसर्स का जो अपने आप को न्यूट्रल बोलते हैं, बट असलियत में राहुल गांधी जैसे पॉलिटिकल इनसाइडर को सपोर्ट करते हैं। ये लोग 2024 में जब बीजेपी की 240 सीटें आई थी,
तब कह रहे थे कि देखिए द पब्लिक हैज स्पोकन। अब कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन रिग कर दिया गया है, इसलिए हमको वोट नहीं आया। यहाँ भी इनको रोस्ट किया जा रहा है। इनके ट्वीट के नीचे लोग बोल रहे हैं कि भैया जितनी कांग्रेस को सीटें आई है उससे ज्यादा तो तुमने ट्वीट करके रखा हुआ। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ यार, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। जब बीजेपी जीतती है तो वोट चोरी, जब कांग्रेस जीतती है तो पब्लिक हैज स्पोकन। और ये ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं कि भैया ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को जितवा दिया। अरे भैया ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया एज इलेक्शन कमिश्नर मार्च 2024 में। इनके इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद बीजेपी कर्नाटका बाईपोल्स में हारी है, महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन में उनकी बुरी परफॉर्मेंस रही है, उत्तर प्रदेश सिविक एंड लोकल पोल्स में ऑपोजिशन की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शंस में ऑपोजिशन की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, हिमाचल बाईपोल्स में कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। तो तब कहां चला गया था ईवीएम की हैकिंग? जर्मनी की ट्रिप पे चला गया था क्या? बाय द वे, ये जो आदमी बकवास कर रहा है, ये कुछ साल पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और मैगा को लूजर्स बोल रहा था, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट बोल रहा था, क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे कि बाइडेन ने इलेक्शन चोरी कर लिया है, वोट चोरी की है 2020 में। और आज ये खुद मैगा जैसी कंस्पिरेसी थ्योरी फैला रहा है भारत में। कहते हैं ना, अल्टीमेटली यू बिकम व्हाट यू हेट। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज कुणाल कामरा धीरे धीरे अमित शाह में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। बाय द वे, मैं कांग्रेस और उनके चहेते इन्फ्लुएंसर्स को एक ओपन चैलेंज देना चाहता हूं। जो लोग बिहार में वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, उनके पास 45 दिन है कोर्ट में पिटीशन डालने के लिए, क्योंकि 45 दिन तक ईवीएम्स, वीवीपैट्स, सिंबल लोडिंग यूनिट्स, बूथ लेवल रिकॉर्ड्स, स्ट्रॉन्ग रूम लॉग्स और सीसीटीवी और वेबकास्टिंग का जो भी फुटेज है जो इस इलेक्शन में किया गया है, वो सब प्रिजर्व करके रखा जाएगा और बड़े आराम से एग्जामिन भी किया जा सकता है। तो अगर आप प्रूफ कर सकते हैं कि मैसिव इलेक्टोरल करप्शन हुआ है, तो कोर्ट ऑफिशियली रिकाउंटिंग ऑर्डर कर सकते हैं और रीपोल तक ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन इन्फ्लुएंसर्स को और इन पॉलिटिशियंस को मेरा चैलेंज है कि जो लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उनके पास 45 दिन तक पूरा चांस है कि वो एक फॉर्मल पिटीशन फाइल करें और डेमोक्रेसी को बचा लें। तो देखते हैं 29 और 30 दिसंबर को कि कितने पिटीशंस एक्चुअली फाइल की जाती हैं। मुझे लगता है कि ये लोग कोई पिटीशन फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि वोट चोरी का कैंपेन झूठा है और इनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इनका मकसद है सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना और यूथ के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैला के उसको ब्लैकमेल करना और उसको सड़क पे उतरवा के दंगे करवाना। तो इसलिए मैं इन सारे इन्फ्लुएंसर्स को चैलेंज देता हूं, डेमोक्रेसी बचाओ। और आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपको भी चैलेंज है कि आप इन सारे इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट डालिए इन सब लोगों के वोट चोरी के वीडियोस पे कि भैया या तो पिटीशन डाल या मुंह में डाल, हैशटैग पिटीशन डाल या मुंह में डाल। इनको बोलो जाके कमेंट सेक्शन में कि पिटीशन डाल, वोट चोरी प्रूफ कर, वरना तो 5 बाप का। देखिए हमारे पॉलिटिक्स के पक चिकपक राजा बाबू जो हैं, योगेंद्र यादव, उनका क्या मेल्टडाउन हो रहा है। एक बिहार के शुभ चिंतक के नाते मैं मायूस हूँ, चूंकि एक उम्मीद थी कि बिहार देश में बदलाव की शुरुआत करेगा, बिहार में खुद बदलाव होगा, बिहार में जो सामाजिक न्याय का रथ रुक गया था और बिहार में जो सुशासन 5 साल के लिए होके वो सुशासन भी रुक गया था, वो दोबारा शुरू हो सकेगा। ये नहीं हुआ, उसको लेके बहुत मायूसी है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में एक नई बरखा दत्त की डिस्कवरी हुई है, जिनका 100% स्ट्राइक रेट है बरखा दत्त की तरह ही। जिनसे इंटरव्यू किया वो हार गए। मुझे लगता है इसके पीछे भी बीजेपी की कोई चाल है। तेजस्वी यादव की भी बात करते हैं, क्योंकि इनके सबसे बड़े फैन थे रवीश कुमार, जो कि इतने न्यूट्रल और इतने अनबायस्ड जर्नलिस्ट है कि इन्होंने एक पूरा वीडियो बना दिया था जिसमें वो सिर्फ तेजस्वी के शर्ट के कलर का रिव्यू कर रहे थे और उसको डीकोड करने में बैठे हुए थे। 2020 में तेजस्वी ज्यादातर कुर्ता पजामा में नजर आते थे, लेकिन 2025 के चुनाव में टी शर्ट को अपना सियासी पहनावा बना लिया। इनको भारत में अनबायस्ड जर्नलिस्ट बोला जाता है। बाय द वे, 1-2 साल में इनकी वीडियो आने वाली है शायद, कि कैसे कांग्रेसी लीडर्स का पेशाब पीने से पाइल्स ठीक हो जाता है। राइजिंग स्टार प्रशांत किशोर की भी बात करते हैं। प्रशांत किशोर ने भी बड़े बड़े क्लेम्स किए थे और इनकी पार्टी 0 पे अटक के रह गई। ऊपर से इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। इनकी हालत इतनी बुरी है कि राजदीप सरदेसाई जैसे पंचिंग बैग भी इनको रोस्ट कर रहे हैं। मतलब इनसे अच्छा तो जेन्युइनली केजरीवाल थे, क्योंकि केजरीवाल में कम से कम इतनी हिम्मत तो थी कि वो खुद जाके इलेक्शन भी लड़ता, सिर्फ दूसरों के कंधे पे बैठ के बंदूक नहीं चला रहा था वो। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग पार्टीज ने जो कैंपेन किया था वो क्यों फेल हुआ और क्यों सक्सीड हुआ। कांग्रेस के कैंपेन की बात करते हैं और वो क्यों इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ। सब लोग बड़ी बात कर रहे थे कि यंग लोग जो हैं, बिहार की जनता जो है, वो एक सैलाब होने वाला है कांग्रेस की तरफ। तो आइए बात करते हैं भारत के किंग जॉफरी यानी राहुल गांधी के बारे में। उन्होंने सोचा था कि ये वोट चोरी का चिल्लम चिल्ली करके हम तो इलेक्शन जीतने ही वाले हैं बिहार में भैया। याद रखिए, उन्होंने कोई असली प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया। उन्होंने कोई ऑफिशियल पिटीशन नहीं फाइल किया कोर्ट में जिससे कि रीपोलिंग हो सकती थी। और इसलिए क्योंकि इन्होंने पब्लिक को कोई प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया, पब्लिक ने इनका विश्वास नहीं किया। हालत ये हो गई कि राजदीप सरदेसाई, जो कि कांग्रेस का इतना बड़ा चमचा है, उसको भी मानना पड़ा कि ये झूठ बिहार में चला ही नहीं। लोगों ने इसके साथ रेजोनेट ही नहीं किया। All of us went on the ground. We didn't see SIR resonating as a poll
whole issue. Absolutely. You know, it resonated in TV studios, but it was clearly not resonating on the ground. तो महागठबंधन की जो पूरी कैंपेन थी वो सिर्फ कंप्लेनिंग पे थी, और लोगों को ये समझना चाहिए कि बिहार जैसे गरीब स्टेट को कंप्लेंट नहीं चाहिए, उनको एक क्लियर विजन चाहिए कि हम बिहार को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। और आप देखिए आज राहुल गांधी के बारे में अगर आपको सब कुछ जानना है इन अ नटशेल कि राहुल गांधी कैसे लीडर है, तो ऐसे समय पे जब उनकी पार्टी इतनी बुरी तरीके से क्रश हो गई है बिहार में, जब उनको एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए थे उनके टॉप लीडर से, राहुल गांधी कहाँ है? रिपोर्टेडली राहुल गांधी देश में ही नहीं है, बाहर निकले हुए हैं। तो देखिए अगर ये थाईलैंड गए हैं तो एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन के रिजल्ट के दिन किसी को तो हैप्पी एंडिंग मिली है अलेजिडली। तो ये है राहुल गांधी की कहानी। राहुल गांधी देखिए गेम ऑफ थ्रोन्स के किंग जॉफरी की तरह अपने आप को भारत का राइटफुल किंग मानते हैं, इसीलिए वो कभी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, इसीलिए वो इलेक्शन के दिन बाहर भागे हुए हैं देश के। ये चाहते हैं कि भाई भारत की जनता को वही करना चाहिए जो मैं राजा जो है इस देश का वो चाहे। जनता हमको वोट नहीं देगी, उनकी हिम्मत कैसे हुई? गलती उसकी थोड़ी हो सकती है, गलती तो जनता की है, गलती तो किसी और की होगी, गलती ईवीएम की है। और इसीलिए आम आदमी को मेरे लिए राजा के लिए सड़कों पर आ जाना चाहिए, दंगा फसाद करना चाहिए, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए राहुल गांधी के लिए, क्योंकि भाई वो तो कुछ करेंगे नहीं अपनी पुअर परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, तो जनता को ही मरना पड़ेगा। देखिए राहुल गांधी की दूसरी प्रॉब्लम ये है जो उनके ना चहेते यूट्यूबर कभी मानेंगे, और ये बात इंडिया की यंग जनरेशन को समझनी चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज वो पार्टी है जो सिर्फ अपना कास्ट प्रिविलेज मेंटेन करने में मानती है और पुराने कास्ट सिस्टम को मेंटेन करके रखना चाहती है। उन्हें लगता है कि ब्राह्मण होने के नाते उनका नेचुरली हक बनता है इंडिया पे रूल करने का, इसीलिए इतनी बार फेल होने के बाद भी अपनी पार्टी को बार बार इलेक्शन में एम्बैरस करने के बाद भी वो कभी साइड नहीं हटे ताकि किसी दूसरी जाति के टैलेंटेड इंसान को चांस मिल सके। उनका मानना है कि उनसे ज्यादा वर्दी कोई है ही नहीं, क्योंकि भैया हम तो अपर कास्ट है। वो नाराज इस बात से है कि मोदी जैसा ओबीसी कैसे आ गया और कैसे लोगों ने उसके लिए वोट करना शुरू कर दिया। यही सोच है, इसीलिए वो कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करते, अपनी गलतियों से सीखते नहीं, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भाई मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, सब ईवीएम्स की गलती है और पब्लिक को सड़क पे उतरना चाहिए, गवर्नमेंट को गिराना चाहिए और मुझे बिठा देना चाहिए गद्दी पे। और ऐसे लोगों को हमारे देश के न्यूट्रल इन्फ्लुएंसर्स सपोर्ट करते हैं। आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी बिहेव कर रहा है इतनी बुरी तरह से इलेक्शन में पिटने के बाद, और किस तरह से ओवैसी बिहेव कर रहा है, जिसकी ऑलमोस्ट कांग्रेस जितनी चैनल के बारे में जानते हैं। तो आपको पता है कि हम इस चैनल पे ओवैसी के कोई फैन नहीं है, लेकिन फिर भी ओवैसी एटलीस्ट अपनी पार्टी को लीड कर रहा है लाइक अ लीडर। राहुल गांधी खाली बैठ के कंप्लेन करता रहता है, रोता रहता है बस। और ऑनेस्टली राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से अच्छा तो प्रशांत किशोर है यार। प्रशांत किशोर ने कम से कम बिहार में कुछ अच्छे मुद्दे तो उठाए थे, और चलिए उसकी पार्टी की एक भी सीट नहीं आई है, लेकिन कम से कम ईवीएम को तो ब्लेम नहीं कर रहा वो, ना ही वो इलेक्शन फ्रॉड की बातें कर रहा है। उसने ब्लेम चुपचाप अपने ऊपर ले लिया है, उसकी पार्टी ने चुपचाप ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और बोला है कि चलिए हम आगे और मेहनत करेंगे। वो कम से कम जेन जी और यूथ को ये तो नहीं बोल रहा कि आप सड़क पे उतरो, दंगा करो और हमको बिठा दो गद्दी पे। अगर प्रशांत किशोर अगला केजरीवाल नहीं बन जाता, मतलब कांग्रेस फ्रॉम alibaba.com, और अगर किसी ना किसी को ऑपोजिशन में बैठना ही है तो भैया आरजेडी से अच्छा तो जनसुराज ही है ना। तो आप देखिए एक तरफ राहुल गांधी किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से एक्ट कर रहा है, और आप देखिए बीजेपी क्या कर रही थी, बीजेपी कैसे जीती। तो एनडीए का जो मैसिव परफॉर्मेंस रही है बिहार में और कांग्रेस किस तरह से क्रैश आउट किया है बिहार में, उसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि दोनों पार्टीज ने पिछले एक साल में क्या किया है। बीजेपी को देखे 2024 में झटका लगा और मोदी अपने करियर में पहली बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं ला पाए, लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने ईवीएम को ब्लेम किया? नहीं। क्या उन्होंने वोटर्स से बोला कि सड़कों पर उतरिए, दंगे करिए, अफरा तफरी मचाइए ताकि हमको फुल मेजोरिटी मिल सके? नहीं। उन्होंने कहा जनता का वर्डिक्ट सराखों पर, और वो देश के लोगों के लिए मेहनत करने लगे। उन्होंने अपने इलेक्शंस में जो प्रॉब्लम हुई उससे जेन्युइन लेसन्स लिए हैं, और इसकी वजह से उन्होंने फिर महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता, अब बिहार जीता। उन्होंने आरएसएस के साथ अपना पैचअप किया, आरएसएस को वापस एनर्जाइज किया, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली, बिहार में ग्रास रूट्स पे जाके एक एक फैमिली के घर में जाके नॉक किया। बिहार में एलजेपी और जेडीयू के बीच में सीट्स को लेकर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो अमित शाह बिहार गए, डायरेक्टली इनके लीडर से बात किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अलग अलग पार्टी के लीडर्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया गया, और उन्होंने देखा कि भाई कांग्रेस बोलती है कि हम आपको ये देंगे, हम करना शुरू करते हैं। बिहार के लोगों ने देखा कि ऑन द ग्राउंड हमको सीड मनी मिल रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 10,000 के रुपया दिया है तो बिजनेस से कहला न दिया है, तो बिजनेस खोल के न बैठा दिया है। कब ठेला लगाई है, कब लगाना शुरू
परसों तरसों से। औरतों ने देखा कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए महीने के आ रहे हैं। एनडीए गवर्नमेंट हमको कोलैटरल फ्री मुद्रा के लोन्स दे रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। कांग्रेस बोलती थी, बीजेपी ने करना शुरू किया और ये है रिजल्ट। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने देखा कि चलिए हमको थोड़ा सा कुछ अच्छा रिजल्ट आया है 2024 में, हम नौटंकी शुरू कर देते हैं। हम इस पे इंप्रूव नहीं करेंगे, हम उल्टा ईवीएम को ब्लेम करेंगे। ये डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत है कि कांग्रेस को 2 इलेक्शन हारने के बाद भी थोड़ी सी जीत मिल सकती है। नहीं, हम पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे ही सवाल खड़ा कर देंगे, पूरे इलेक्टोरल मशीनरी पे ही सवाल खड़ा कर देंगे। इन्वेस्टिगेट हम नहीं करेंगे कि हम हर एक स्टेट की सबसे अनपॉपुलर पार्टी क्यों है। जिन स्टेट्स में फुल मेजोरिटी से जीता करते थे वहां पर हमारा सारा का सारा वोट शेयर या तो बीजेपी या फिर रीजनल पार्टीज क्यों खा गई हैं। नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम उल्टा यूथ को बोलेंगे कि आप सड़क पे आइए, अपनी जिंदगी बर्बाद कीजिए, दंगे कीजिए और इंडिया के सबसे अनसक्सेसफुल नेपो बेबी को प्राइम मिनिस्टर बनवा दीजिए किसी न किसी तरह। सही मायने में यार, हम इस चैनल पे अर्जुन कपूर और अनन्या पांडे को काफी रोस्ट करते हैं, लेकिन उन दोनों ने अपने करियर में 1 या 2 हिट्स तो दिए ना कभी न कभी। राहुल गांधी तो इलेक्शन लॉसेस की सेंचुरी पूरी करने वाले हैं। राहुल गांधी से ज्यादा यूजलेस सिर्फ लालू यादव के परिवार में फैमिली प्लानिंग है। तो इस जीत से बिहार के फ्यूचर के बारे में और देश के फ्यूचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं जो मुझे लगता है कि आपको समझने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं। आप देखिए, महाराष्ट्र में अजीत पवार ने शरद पवार की एनसीपी से ज्यादा सीट्स लाई। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना से ज्यादा सीट्स लाई। बिहार में चिराग पासवान ने लगभग उतनी ही सीट जीती जितनी तेजस्वी यादव की आरजेडी ने जीती। यानी आप नोटिस कीजिए कि बीजेपी धीरे धीरे टॉक्सिक कास्ट सुप्रीमेसिस्ट पार्टीज को रिप्लेस करके उन्हीं या सिमिलर कास्ट के ज्यादा मॉडरेट, ज्यादा नेशनलिस्ट पार्टीज या लीडर्स को प्रमोट कर रही है, सामने ला रही है। ये भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है और बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि इससे नेशनल पॉलिटिक्स कास्ट वॉर्स से आगे बढ़ के डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ग्रोथ और यूनिटी पर होपफुली फोकस कर पाएगा। एक और बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह है कि एनडीए की जीत के पीछे वुमेन वोट का बहुत बड़ा फैक्टर है। 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस में औरतों का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट देखने को मिला है और उन्होंने क्लियरली एनडीए को प्रेफर किया है। क्यों प्रेफर किया है ये जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। चंपा बिस्वास। चंपा बिस्वास बिहार में 90s में एक आईएएस ऑफिसर की बीवी थी। और अगर आप बिहार के बारे में कुछ जानते हैं तो आप जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स की कितनी क्लाउट होती है, कितनी इन्फ्लुएंस होती है। बेसिकली सीएम या मिनिस्टर के रिश्तेदार के बाद शायद सबसे सेफ आईएएस ऑफिसर का परिवार ही होता है। लेकिन आप देखिए उनके साथ भी क्या हुआ। चंपा का एक पड़ोसी जो खुद सरकारी अफसर थे और उनकी वाइफ ने अलेजेडली उनको अपने फ्लैट में बुलाया, जहां एक पॉलिटिशियन और उसकी माँ जो सिटिंग एमएलए थी आरजेडी की, और चंपा के मुताबिक उसने उसको रूम में बंद करके उसके साथ असॉल्ट किया। अगले 2 सालों तक चंपा का आरोप है कि उस इंसान ने, उसके साथियों ने उसको असॉल्ट किया है 2 सालों तक। सिर्फ चंपा को ही नहीं बल्कि उसकी माँ को, उनके मेड्स को, उसकी भाभी को और उसकी भतीजी तक। अलेजेडली चंपा को प्रेग्नेंट किया गया। फिर एविडेंस मिटाने के लिए अबॉर्शन और स्टेरिलाइजेशन का प्रेशर भी डाला गया। और ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस केस से क्लियर हो गया था बिल्कुल कि भैया कानून से कहीं ज्यादा ताकत जंगल राज और क्रिमिनल्स के पास है बिहार में। आज बिहार के लोगों के लिए चंपा की तरह ही एक रियलाइजेशन आया कि अगर एक आईएएस ऑफिसर की फैमिली जिसके पास सारे इंस्टीट्यूशनल प्रिविलेजेस होते हैं वो भी सेफ नहीं है इस जंगल राज से, उनको भी जस्टिस नहीं मिल रहा है अगर इस जंगल राज में, तो भैया एक आम इंसान की क्या औकात है? एक आम इंसान कैसे सेफ रहेगा? एक आम इंसान को कैसे जस्टिस मिलेगा? बिहार की सारी औरतों का दिल दहल गया था इस चंपा का केस को देखकर। और ऐसी हजारों कहानियां थी बिहार में। बिहार में ऐसी कहानियां उतनी ही कॉमन थी जितना ध्रुव राठी के कमेंट सेक्शन में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के कमेंट्स कॉमन होते हैं। और इसलिए बिहार की औरतों ने एनडीए को चूज किया। इसलिए बिहारी औरतें जो हैं वो मोदी के बारे में ऐसी चीजें बोलती हैं। नहीं ना, हम तेजस्वी यादव का नाम ले, वहाँ का विकास नहीं कर रहा। लेकिन हमरा का मोदी चोर का कोई शिला मंडल चोर का कोई नहीं चाहिए। ठीक है, का दियो ना, मोदी चोर है। अभी बोलो, फालतू चीज मत बोलो, बेटा। मोदी आएंगे, मोदी हमारे। अरे मोदी महंगाई बढ़ा दिया। कोई बात ना, महंगाई बढ़ा दिया तो हमारे सब हो जाएगा एडजस्ट। हो जाएगा, हाँ एडजस्ट कर लेंगे। पैसा मिला है? हाँ, नहीं मिला है, नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए? नहीं, तेजस्वी को पैसा नहीं चाहिए? नहीं, किसी के पैसा नहीं चाहिए, अपना मेहनत के पैसा चाहिए। मेहनत के चाहिए, अपना बाजू के कमाई चाहिए, फालतू के पैसा नहीं चाहिए। हाँ, आ रहा है, किसी बात के डर नहीं है। हाँ, नहीं लगता है कि उनको लाना चाहिए? क्या युवा है, मौका दीजिए। हाँ, आइए, सब आइए, लेकिन हम देंगे मोदी के वोट। क्योंकि एनडीए ने औरतों को आरजेडी नाम के मॉन्स्टर से, राक्षस से बचाया है। और आप जेनजी की बातें भी कर रहे थे। जेनजी पे बड़ा फोकस किया गया था कि भाई जेनजी जो है वो एनडीए को हरा देगी। आप देखिए बिहार में 40% पॉपुलेशन अंडर 18 है, 23% पॉपुलेशन 18 to 29 के ग्रुप में है। उसके बावजूद बिहार यहाँ पर लैंडस्लाइड से जीती है। यानी जेनजी से बगावत कराने वाला भी जो प्लान है
वो भी काफी बुरी तरीके से फेल हुआ बिहार में। और आप देखिए कि 1995 के बिहार इलेक्शंस में टीएन शेषन ने इतनी अनप्रेसिडेंटेड हिंसा देखी, इतना मैल प्रैक्टिस देखा, इतनी बूथ कैप्चरिंग देखी कि 4 बार इलेक्शन पोस्टपोन किए गए। 2005 के बिहार इलेक्शन में हिंसा और मैल प्रैक्टिस की वजह से 660 बूथ पर रीपोलिंग हुई। 2025 के बिहार इलेक्शन में 0 रीपोलिंग, 0 वायलेंस। इस चीज के लिए लोगों ने वोट किया है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए। लोगों ने अपनी जिंदगी में जेन्युइन चेंज नोटिस किया है। लोगों ने महसूस किया है कि उनकी लाइफ सेफ हुई है। लोगों को समझ आया है कि अच्छा लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम सिर्फ सोसाइटी और उनके स्टेट को ही नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ में कितना बेनिफिट देता है। बिहार के लोगों ने डिसाइसिवली डेवलपमेंट को चूज किया है। बिहार के लोगों ने डिसाइसिवली कास्ट वॉरफेयर से आगे बढ़ने के लिए वोट किया है। बिहार के लोगों ने डिसाइसिवली बाहुबली और माफिया राज से आगे बढ़ने के लिए वोट किया है। और अब बीजेपी को गवर्नेंस और ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए और अपना पूरा ध्यान बंगाल पर लगाना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ए, आपका फेवरेट मेल्टडाउन कौन सा था, और बी, आपको क्या लगता है कि किन रीजंस की वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली, एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली और कांग्रेस और महागठबंधन को इतनी बड़ी हार मिली बिहार में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।